तो 13 लाख हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो किम जोंग है उसने नॉर्थ कोरिया में बोला एक बच्चा पैदा होने पे हम आपको 13 लाख रुपए देंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे पॉलिसी आ रही है। चाइना में तो पहले से चल रहा था, रूस में तो पहले से चल रहा था। शुक्र मनाओ इंडिया में ना आ जाए, भेड़ बकरी हो जाएंगी गलियों में, यूं ही हटा हटा के जाना पड़ेगा। ठीक है, राजवंश यहाँ पे अपने जो शासन थे उससे हाथ धो बैठा और सारा पॉलिटिकल रीजन खत्म हो गया। समझ आ गया। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। चीन में समाजवाद सरकार की स्थापना 1949 में हुई थी और चीन में शिंग राजवंश का अंत कब हो गया आपको पूरा याद होना चाहिए। और ऐसा रीजन था जिससे ये खत्म हो गया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, मे भी यहाँ से क्वेश्चन टकरा सकता है। क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन बनेगा आपके और जो कि 8 नंबर पे है, डीयू के प्रैक्टिस सेट पे है। क्यों बताया था मैंने आपको, एसएसपी बोले तो किंग ऑफ कंटेंट, समझे। तो ये आपके पास आएगा। इस बात पर आप जय हिंद दो मेरे भाई। आप क्लास 11th में हो और टर्म 2 देने वाले हो तो आपके लिए हिस्ट्री में जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हिंदी में आधुनिकरण के रास्ते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी हिस्ट्री में। सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपके 15 मार्क्स के 15 नंबर के हैं। तो मेरे भाई इसको यूं ही जाने नहीं देंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसका ब्लूप्रिंट बता चुका हूं जो सीबीएसई ऑफिशियली आ चुकी है। अगर मेरे भाई आपको पता हो तो इस वाले चैप्टर से आपके 15 नंबर आएंगे और आपके विस्थापन वाले, विस्थापन और ये पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण के रास्ते, इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 25 नंबर बनते हैं, जिसमें कि 8 एमसीक्यू आएंगे और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका वेटेज है। तो अब दिल दिमाग लगा के समझो कि मैं जो ये क्लासेस आपके लिए सामने लेकर आ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का है और विथ बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्लेनेशन जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, इन सब पॉइंट को कीवर्ड्स बना के रखना है जो कि आपके पेपर में काम आए। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस हो सकती है बट आपके ये पूरे नंबर भी देख जाएगी। तो बस आप लोग फटाफट से इस चीज को देखो और बढ़िया तरीके से सबको नोट डाउन करना। तो चलो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि इस वाले टॉपिक में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो आज हम आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बनते, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में बने हुए हैं, इवन इस ईयर के अंदर में जो डीयू की वेबसाइट पे प्रैक्टिस पेपर आया है जो कि 11th के लिए आप लोगों के लिए, उसके अंदर भी क्या क्वेश्चंस आया है वो आपको भी दिखा दूंगा। इसी में सेट है सारे जो भी चीज है। ये चीन में साम्यवादी सरकार, जो छिंग वहां पे राजवंश थे, उनका क्या हुआ, क्यों वो डिक्लाइन हो गई, ऐसा क्या रीजन था, जो आपके चाइना का जापान का रिलेशन दिखा देंगे कि जापान ने सबसे पहले क्यों ऐसा किया, जापान बहुत ज्यादा ताकतवर कैसे था, कैसे 1894 में उसने सबसे पहले चाइना को दबोच दिया, फिर 1895 में उन्होंने ताइवान को दबोच दिया, और फिर 1905 में किसको, रशिया को जो सबसे पावरफुल हुआ करता था उसको लपेट दिया, और फिर 1910 में किसको, कोरिया को, उनको तो ऐसे धज्जियां तोड़ दी। तो बस पॉइंटों को याद रखना, किस तरीके से पॉइंट होगा बस दिल दिमाग में रखना। तो ये सब तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मूल निवासी वाला और आधुनिकरण ये दोनों मिला के आपके 8 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू पे ध्यान देना, जिससे कि विद एमसीक्यू आप बड़े नंबर गेन कर सको। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, सबसे पहले देखने से पहले आप लोग बस एक आग लगा दो यहाँ पे, फायर की इमोजी फटाफट से, जितने हमारे शेयर से नहीं है प्लीज यार आप लोग कमेंट कर दो। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे था चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। आपको पता है कि चाइना आज के जमाने में देखा जाए तो सबसे चौथे 5वें नंबर, तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। लेकिन आपको बता दूं हमारे देश आजाद होने से पहले मतलब कि थोड़ा सा आजादी मतलब 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था उससे पहले वहां पे एक कम्युनिस्ट सरकार आई थी जो कि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम उनसे पूछ के ये डिसीजन लिया गया था कि भाई हम अपने देश के अंदर में चाइना में कौन सी सरकार चलाएं। लेकिन आज वही चाइना हमें क्या दिखा रही है, आंख दिखा रही है। बट टेंशन मतलब मेरे भाई, आपको बता दूंगा इनकी पूरी औकात बता दूंगा कि इस चैप्टर में चाइना जो दिखाता है ये फेक, ये मतलब क्या हाइप क्रिएट करता है। इसको तो जापान दबोच दिया था, बताया ना कब, 1894 में। अभी आगे कहानी देखो मेरे भाई। सबसे पहले 1949 में हुई थी। तो ये पॉइंट आप ना 1 नंबर के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि 8 नंबर का एमसीक्यू है तो मेरे भाई हमें एमसीक्यू को इंपॉर्टेंट टर्म मान के चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको जैसे जैसे टर्म डिफाइन कर रहा हूं उसको अपना दिल दिमाग में रखना। जैसे यार हम लोग को कैसे डेट याद होती है, सारा चीज एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, वही आप लोग भी थोड़ा सा ग्रैप करने की कोशिश करो। समझ रहे हो,
पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो तो शिद्दत से, नहीं तो भाई कोई फायदा ना है। समझ रहे हो बात को, एक ही पॉइंट है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो 1949 में क्या होता है, यहाँ पे चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। फिर क्या चीन में छिंग राजवंश का अंत कब हो जाता है, ये 1944 से 1911 तक चीन में छिंग राजवंश की शासन था। एक पॉइंट याद रखना, वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा शुरुआत के दौर में, जब शुरुआती दौर में ये यहाँ पे ये छिंग राजवंश आए थे, तो ये 1644 में आया था, जो कि 1911 तक, आपको पता है कि जब 1911 तक क्या हुआ, ये लोग राज किए थे और चीन में छिंग राजवंश का शासन था। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया, ध्यान सुनना, अब मैं क्या कहता हूँ, चाइना जो है अपना एशिया का पार्ट है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूँ आपको, जो चाइना है अपने एशिया का पार्ट है, मैं इंडिया का पार्ट बोल रहा था, जब अपने चाइना है एशिया का पार्ट है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ यूरोप ही एक ऐसा कंट्री है जो, तो यूरोप जो रशिया है एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप की भी पार्ट है, अपने एशिया का भी पार्ट है, तो इसीलिए उसको क्या नाम दिया जाता है, यूरेशिया। तो ये पॉइंट को याद रखना, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट को भी लाइक करता है, अपना एशिया को भी करता है, तो ये होता है यूरोप, मतलब कि आपका हमारा ये रशिया है, जो 1990 से पहले यूएसएसआर नाम से जाने जाते थे, संयुक्त, सुनते होंगे आप लोग, उससे जाने जाते थे। लेकिन 1990 के बाद इसका नाम हो गया रशिया। तो इसको जब दोनों माउंटेन बीच में आता है तो इसको बोलते हैं यूरेशिया। ये पॉइंट याद रखना। उसी तरह से कह रहा है, चीन का जो पूर्वी एशिया था, क्या था, यहाँ पे जैसे मान लो चाइना है, तो ये जो पूर्वी एशिया था, जो ये मतलब हमारे मान लो कि पूरा ये वर्ल्ड है, और जो ये वाला साइड था, ये वाला साइड उस पे प्रभुत्व था। मतलब क्या था, चीन का पूर्वी एशिया पे प्रभुत्व था। तो आपसे एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि जो छिंग राजवंश था, छिंग राजवंश का सबसे ज्यादा एशिया के किस भाग पे सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। तो आप लोग का समझ आना चाहिए आंसर क्या, ईस्ट वाला, मतलब पूर्वी वाले एशिया पे प्रभुत्व था। कह रहा है यहाँ छिंग राजवंश का शासन था और कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति, क्या कह रहा है, अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती की सामना नहीं कर पाया। एक पॉइंट याद रखना, अगर आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, अगर इस टॉपिक से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो जो पॉइंट अभी बताया कि छिंग राजवंश क्या था भाई, ये 1644 से लेके 1911 तक कैसे चला, वहां पे इसने अपना दबदबा कैसे बनाया, इन्होंने कौन से एरिया पर अपना दबदबा बनाया, और ये कौन से पार्ट में था, पूर्वी एशिया में था, पश्चिमी एशिया में था, एमसीक्यू भी बन सकता है। लेकिन आपको ये सारा पॉइंट इधर पता होना चाहिए। तो इसी पॉइंट को याद रखना। और ये धीरे धीरे छिंग राजवंश ये छींक के बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई ये क्या हुआ, छिंग राजवंश यहाँ से लुप्त हो गया। और औपनिवेशिक शासन क्या था, औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है, जैसे ये देख रहे हो ना, औपनिवेशिक का मतलब उपनिवेश, उप का मतलब दूसरा है ना, उपराष्ट्रपति, तो दूसरा राष्ट्रपति। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब जब कभी भी कोई देश किसी देश में जाके अपना टाइम हो, पैसा हो, इन्वेस्ट करने लगता है, उस पर टेक ओवर करने लगता है, उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को। तो एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जो उपनिवेशिक जो शासन थे वो उस पर दबदबा ज़्यादा हमारे पे, मतलब चाइना वाले पे, छिंग राजवंश पे प्रेशर करने लगा और छिंग राजवंश छींक के खत्म हो गया। तो एक पॉइंट याद रखना। उसी तरीके से भारत के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा औपनिवेशिक सरकार अपनी थोप दी और भारत पे 200 साल राज करके चला गया, आप लोग को कमेंट में उस देश का नाम बताना है। ठीक है भाई। फिर आता है यहाँ पे, छिंग राजवंश का कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश में गृह युद्ध की लपटों में आ गया और छिंग राजवंश के हाथों से राजनीतिक नियंत्रण भी चला गया। ये भी पॉइंट आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हो कि जितने भी छिंग राजवंश था, ये छिंग राजवंश अपने आप में बहुत शक्तिशाली था पूर्वी एशिया में। लेकिन समय टू समय, जैसे जैसे टाइम टू टाइम जाता रहा, इसकी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उपनिवेशिक शासन इस पर हावी हो गया, ये उपनिवेशिक शासन को नहीं रोक पाया, जिसके कारण में क्या हुआ, इसकी हाल हो गई और देश में कैसा युद्ध, गृह युद्ध का आपके सामने एक सिनेरियो देखने को मिलता। अभी आगे देखना। और छिंग राजवंश यहाँ पे अपने जो शासन थे उससे हाथ धो बैठा और सारा पॉलिटिकल रीजन खत्म हो गया। समझ आ गया। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। चीन में समाजवाद सरकार की स्थापना 1949 में हुई थी और चीन में छिंग राजवंश का अंत कब हो गया, आपको पूरा याद होना चाहिए। और ऐसा रीजन था जिससे ये खत्म हो गया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, मे भी यहाँ से क्वेश्चन टकरा सकता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की, ध्यान सुना, रचना याद रखना। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, औद्योगिक
अर्थतंत्र की रचना, वो भी कहाँ पे भाई, जापान में। इन छोटी आंखों वालों को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। क्या बोला मैंने, इन छोटी आंख वालों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। माना जापान एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, जापान इतना सा है, चाइना इतना सा है, रशिया इतना सा है, इंडिया भी अपना इतना ही है, लेकिन जापान एक बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। इनके ऊपर जब बम गिरा था 1945 के अंदर में ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1970 तक ये आते आते 25 साल के अंदर अंदर अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी में अपना नाम लिखवा लिया था। समझ रहे बात को, चाइना की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो अगर वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भूकंप आती है, अगर उतना भूकंप आते हैं ना तो एशिया यूं निकल जाएगा। समझ रहे बात को, इधर जो नीचे वाला पार्ट है सब खत्म हो जाएगा, समझ रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे रात में भूकंप आता है, सड़कें खत्म हो जाती है, अगले दिन सड़क बन के तैयार हो जाता है। दैट्स वाई टेक्नोलॉजी उनके पास है। समझ रहे बात को, टेक्नोलॉजी, जब भी तो अमेरिका उस पर हमला किया क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप ना हो सके। लेकिन किसी का टैलेंट हो, किसी पे हुनर हो, किसी का जुनून हो तो वो उसको दबा नहीं सकता। 2 बम दागा, कुछ नहीं हुआ, धागा खुल गया यूएसए का खुद ही। समझ रहे बात को, तो टेंशन नहीं, अभी समझते जाओ क्या क्या है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप टेंशन मत लो जब तक हम जिंदा है। समझे मेरे भाई, तो पॉइंट समझो क्या था यहाँ पे। औद्योगिक मतलब होता है इंडस्ट्री। कैसे इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप दिया, कैसे हाइप दिया, इनकी 4 आइलैंड ने पूरी धज्जियां तोड़ दी पूरे वर्ल्ड के अंदर में। समझ रहे हो बात को, अमेरिका का तो नाक में दम कर दिया। अमेरिका तीसरा बम भी गिराने वाला था, वो भी 15 अगस्त को। समझ रहे हो, 1945 को। अभी आगे बताओ तो ध्यान सुनना, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। जो ये सारी चीजें हो जाती है तो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत, क्योंकि पता है यहाँ से 18वीं सदी और 19वीं सदी इन बिटवीन में क्या था। शुरुआत में जापान ने अन्य एशियाई देशों की तुलना काफी अधिक प्रगति की। ऑब्वियस बात है यार, मैंने क्या बताया, ये 1970 में ये बहुत ही ज्यादा हाई पीक पे था। हाई पीक समझ रहे हो क्या, बहुत ही ज्यादा अत्यंत दूर था, ये किसी के पकड़ में आने वाला नहीं था। और दुनिया में सबसे ज्यादा कौन चलता था, अमेरिका। समझ रहे हो, आज भी पूरे वर्ल्ड में जो भी कभी भी किसी की मदद की जरूरत होती है पैसे की, अमेरिका तोड़ के आता है और फिर उसकी भाई ऐसी तैसी कर देता है। समझ रहे बात को, तो यही पॉइंट याद रखना। ये बड़ी बड़ी कंट्री जितने भी होती हैं, ये जियो पॉलिटिक्स होते हैं, अब पूरे वर्ल्ड में ये अपना डंका बजवाते हैं। समझ रहे हो, और काम अपनी खिंचवाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये किसी की चलने नहीं देते। जिसमें कि सबसे ज्यादा आपको नाम पता होना चाहिए कि अमेरिका इस चीज में सबसे महारत हासिल कर चुका है। तो अगला पॉइंट याद रखना पहला, तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहे हैं। जैसे आपने वहां पे छिंग राजवंश का देखा किस तरह से पतन हो गया, कब था यहाँ पे 1684 से 1911 में, कैसे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। और ईस्ट एशिया पे उन्होंने भैया अपना कब्जा कर रखा था, यहाँ पे खत्म, औपनिवेशिक शासक उस पर कब्जा कर चुका, सारी कहानी खत्म। उसी तरह से जापान में औद्योगिक क्रांति के बारे में देखेंगे, औद्योगिक कैसे इंडस्ट्री को आगे ले गया और जापान को हल्के में नहीं लेने का। क्या बताया था मैंने आपको, जापान जो है सबसे पहले वर्ल्ड में ये 1894 में ये चाइना पर हमला कर चुका था, 1895 में ताइवान के ऊपर हमला कर चुका, हमला क्या जीत चुका था। अब फिर यहाँ पे 1905 में ये जो थे हमारे इसको रशिया को, और 1910 में ये जो हमारे बात करते हैं यहाँ पे, ये मतलब क्या था, वो छोटी आंख वाला क्या था, कोरिया को। कौन सा भाई, कोरिया को। इनको भाई सबसे पहले हराया था किसने, जापान ने। तो ध्यान से सुनो कैसा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें आ जाती है कि जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक आर्थिक तंत्र की रचना में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया। चाइना इसकी मुकाबला कभी नहीं कर सकता। एक पॉइंट समझो क्यों नहीं कर सकता। आपको पता है कि चाइना की चीज क्या होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, दो ही चीज है। चलेगा तो बहुत लंबा चलेगा, नहीं तो शाम में ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहला रीजन ये। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, जब चाइना के लोग थे इनके वहां पे उस समय में एक्टिविटी कम थी। क्या थी, एक्टिविटी कम थी। ये लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं देते थे, मैनमेड पे ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन चाइना, जापान क्या होता, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो इसी चक्कर में क्या, इसको पीछे छोड़ दिया। समझ रहे हो। अब सोचो ना, जापान जब 1894 में चाइना के ऊपर अपना कब्जा कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी ने छोटा सा देश समझ चुका था इसको, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वही वाली बात थी, इसके पास में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में बहुत आगे था और चाइना को बहुत पीछे कर दिया। उसके बाद जो है ना, ताइवान को देखो 1895 तथा कोरिया को 1910 को अपने में मिलाते हुए, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ताइवान को 1895 और कोरिया को 1910, ठीक है, अपने हिस्से में मिलाते हुए
एक औपनिवेशिक साम्राज्य का कायम करने को सफल रहा। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था, क्यों 1895 और 1910 में कोरिया को और ये ताइवान को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने? जापान ने। अभी याद रखना, रिसेंटली 2020-22 में आपने सुना होगा कि जो ताइवान पे चाइना अपना टेक ओवर करना चाहता था, लेकिन ताइवान अपना सेपरेट पार्ट है चाइना से, क्योंकि ये इनकी बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन अमेरिका किसके ऊपर भाग रहा है? किसका सपोर्ट कर रहा है? ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि उसको सिलिकॉन चाहिए, क्योंकि जानते हो पूरे वर्ल्ड में यूएसए को क्या बनाता है? वो एप्पल फोन बनाता है। जो एप्पल का चिप होता है उसके हमेशा सिलिकॉन का बना होता है। जो कंप्यूटर का चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिलिकॉन कहाँ पर यूज होता है? ताइवान में। दैट्स वाई चाइना को छोड़ के, चाइना को सपोर्ट ना करके यूएसए जो ताइवान का सपोर्ट कर रहा है, यही रीजन है। समझ रहे बात को? वही है, जापान अपना दिमाग लगा के 1894 के बाद 95 में ताइवान पे टेक ओवर लिया था और 1910 में कोरिया पे। समझ रहे हो? ये था ट्रिक। माइंड कमजोर नहीं समझने का किसी को। आगे देखो, ये सब पॉइंट आपको लिख के आना है। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कायम रहा। तो मैंने आपको क्या बता दिया था शुरुआत में? तो एक पॉइंट याद रखने का, यहाँ पे आपको मैं दोबारा से एक पॉइंट लिख देता हूँ, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। भाई देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन मैं आपको एक ही पॉइंट बता दूँ, जो भी बच्चे अगर नियर बाय हो, अगर क्लास 11th में अगर नियर बाय हो, तो आप भाई ऑफलाइन डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो मजा आएगा ना जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं। चाहे यूपीएससी लेवल का निकाल दो, लेकिन पढ़ाई वही होगी एनसीईआरटी बेस्ड का। अगर नहीं, ऑनलाइन में अगर आप लोग पढ़ते हो वाईटी पे, देखो व्हाट्सएप तो फुल हो चुका है, वाईटी पे पढ़ते हो तो आप लोग बस कमेंट करके बता देना किस चैप्टर में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने वीडियो आएगा, आप कभी आप वो चीज़ भूल नहीं पाओगे। और इस क्लास के लिए ना प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी क्लास, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक ना, एक इमोजी पूरा माहौल बदल देता है। तो बस यार यही चीज़ चाहिए आप लोगों से। तो सबसे पहले यहाँ से रेशियो लिख देता हूँ, जिससे आप कभी दिक्कत ना हो। चीन पे जापान ने कब कब्जा किया, मतलब चीन को कब हराया? ये था 1894 में, पहला पॉइंट। फिर यहाँ पाया ताइवान, क्या भाई? ये ताइवान अगला साल 1895 में। फिर उसके बाद अगला कौन आ गया? ताइवान के बाद आता है आपका हमारा देश का रशिया, मतलब रूस। क्या बोलते हैं इसको? रूस। कब भाई? 1905 में। अब फिर देख लेना कौन सा आता है? कोरिया। कौन आता है? कोरिया। तो ये भी पॉइंट बताऊँ चाहिए कब? 1910 में। तो इतना पॉइंट। यहाँ पे मेरा एक सवाल है हमारे शेरनियों से, क्योंकि शेरनी हमारे बहुत ज़्यादा फैन है। किसका? ये हमारे बीटीएस चाचा का। किसका भाई? बीटीएस चाचा का। तो क्या आप लोग बता सकते हो ये लोग कौन से कॉन्टिनेंट से, आई मीन कॉन्टिनेंट छोड़ो, कौन से देश से? नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया? आंसर सही आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? और आपको पता है कि अभी जो वहाँ का किंग जोंग, कौन था? किंग जोंग, कोरिया के अंदर किंग जोंग है, उसकी वहाँ की पॉपुलेशन रेट, फर्टिलिटी रेट जो है 1.8% कम होने लगी और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। आप लोगों ने इंस्टा पर देखा होगा, उसने क्या करा, अपने देश में महिलाओं को बोला कि मिनिमम 4 बच्चे आप कर सकते हो, ठीक है? उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार उठाएगी। समझ रहे हो बात को? जिसमें कि उन्होंने बोला कि 9,000 समथिंग कुछ उनको पाउंड में, डॉलर में, लेकिन इंडियन करेंसी में वो अमाउंट को जोड़ा जाए तो 13 लाख हो रहे। इट मीन्स कि जो किम जोंग है उसने नॉर्थ कोरिया में बोला एक बच्चा पैदा होने पे हम आपको 13 लाख रुपए देंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे पॉलिसीज आ रही है? चाइना में तो पहले से चल रहा था, रूस में तो पहले से चल रहा था। शुक्र मनाओ इंडिया में ना आ जाए, भेड़ बकरी हो जाएंगी गलियों में, यूं ही हटा हटा के जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो भैया इस पॉइंट को समझो, आपको करंट इश्यूज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये सारी चीजें होती है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे शेरों ध्यान सुनो। अगला, चीन और जापान की भौगोलिक स्थिति में अंतर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? चीन और जापान की भौगोलिक स्थिति जो क्या था, स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। यहाँ पे चीन के अंदर क्या था, ध्यान से सुनना। कह रहा चीन एक विशाल महाद्वीप वाला देश है। आप जानते हो चीन जो है बहुत बड़ा है भाई। ये टीम नो पीपीटी नहीं लगाई, कोई नहीं है, वो मतलब मैप से लगा देता चाइना यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे महाद्वीप है। यहाँ की जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता, मतलब कि डाइवर्स, बहुत सारी विभिन्नता। अभी बताऊँ आपको। यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा, यहाँ कई राष्ट्रभाषा है। खाने में क्षेत्र विविधता पाई जाती है, मतलब अजीब तरह से जानते हो, वहाँ पर मोमोज वोमोज ये सब ज़्यादा फेमस होते हैं। पर आपको मैं एक पॉइंट बताऊँ यहाँ पे, जो ये आपके सीबीएसई ने जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछा, जो उनके हिसाब से आंसर आया था वही आपके कीवर्ड्स हैं। एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई वो मोमोज जैसे चीज़ें दिखती थी वो सब चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं वही आपके सामने है।
तो आंसर आपको लिमिटेड लिखना है। फिर जापान, जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। इसमें 4 मुख्य द्वीप हैं। द्वीपों में 50% अधिक जमीन पहाड़ी है और यहाँ की प्रमुख भाषा जापानीज है। और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे कम से कम 50% भूकंप आता ही रहता है। तो आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे देखना है। मेरे भाई अभी जो आपके डीयू के पेपर आए 2023-24 के, इसके अंदर जो 8-8 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इस चैप्टर से एक बन सकते हैं। और मैं दिखा दूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है। ये देखो मेरे भाई, जापान में आक्रामक राष्ट्रवाद, पश्चिमीकरण और परंपरा का संक्षिप्त में चर्चा। ये आप बता सकते हो 1936 में जर्मनी, जापान और जर्मनी एक एंटी कॉम्टेस्ट संधि क्यों शामिल हुए, इसके उद्देश्य बताए। तो ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनेगा आपके, जो कि 8 नंबर का है, डीयू के प्रैक्टिस सेट पे है। क्यों बताया था मैंने आपको, एसएसपी बोले तो किंग ऑफ कंटेंट, समझे। तो ये आपके पास आएगा। इस बात पे आप लोग लाइक कर दो। आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन द्वारा बताता हूँ। देखो मेरे भाई, आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रतिक्रिया, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था इतने मॉडर्न वर्ल्ड में चाइना इतना धीरे पड़ गया। समझ रहे बात को, चाइना हमेशा छोटे को आंख दिखा के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी होता है कि किसी को कर्जे में डुबा देना, वो देश नहीं बोल पाना। रिसेंटली आपको पता है कौन हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार को दे रहा था बट म्यांमार बच गया। तो यही सारी पॉइंट है, समझे मेरी बात। कह रहा है जापान के समक्ष देखा जाए या अन्य यूरोपीय देशों के साथ तुलना की जाए तो चीनी प्रतिक्रिया धीमी रही और उसके सामने कई कठिनाई आई। जो ये चाइनीज का ना 1990 वाला जब पढ़ोगे, ये 12th क्लास के पॉलिटिकल में पढ़ोगे, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक्स, वहाँ पे ये चीज़ देखोगे, बहुत मजा आएगा। अभी इस चीज़ को समझो। पहला, आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्हें अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। मतलब उसने कहा कि भाई हम भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की, क्योंकि जापान वाले ने भैया इसको बहुत गंदे तरीके से दबोच रखा था। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकता है। कहने का मतलब क्या था, वही छोटी आंख छोटी बुद्धि। इनका कहने का मतलब था जब तक हमारे पास गृह युद्ध हो रहा है, जब तक हम मार धाड़ नहीं करेंगे, काटेंगे कूटेंगे नहीं, जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, इनको पॉलिटिकल पावर बनना था। ये चाहते थे हम अपने देश में पॉलिटिकल पावर बहुत मजबूत रखें पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चलने थोड़ी देगा। हमारे देश में मोदी जी बैठे हैं, बहुत गंदा फोड़ेंगे इसको, समझ रहे बात को। तो ये सारा चीजें था, लेकिन इसकी बैड पॉलिसी थी, इसीलिए जापान ने इसको दबोच दिया था। ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा जापान का आधुनिकरण कैसे आया। ये आधुनिकरण कह रहा जापान का आधुनिकरण एक सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। ठीक भाई, दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। और जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने और शक्ति को, राष्ट्रवाद की तुलना को दर्शाया। मतलब सीधी सीधी बात था, जापान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, अपने आसपास के लिए भी सोचता था। वो सोचता था किसी भी तरीके से हम डेवलपमेंट करें, हमारे आसपास का एरिया डेवलप करें। ये पॉइंट था, इसीलिए पूरे एशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये प्रभुत्व वाला और राष्ट्रवाद वाला ये बहुत आगे माना गया। चीन की 3 प्रमुख नदियाँ आपको जानते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड के साथ साथ में, ये तो एक तो पीली जिसे हुआंग हे भी कहते हैं। तो एमसीक्यू एक पॉइंट याद रखना, पीली नदी को दूसरा क्या नाम कहते हैं, हुआंग हे कहते हैं, क्योंकि एमसीक्यू इस चैप्टर से 8 पूछे जाएंगे तो इसी तरीके के एमसीक्यू बनेंगे। और देखो यांगत्सी क्या था, यांगत्सी नदी जिसे छिंग जुआंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी याद रखना, छांग जिवांग कहते हैं, चाइना के अंदर में छांग जिवांग, समझ रहे हो। ये क्वांग क्वांग क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ पे इनका भाषा अलग है। एक हाँ पल नदी, क्या भाई पल नदी, याक्सी नदी भाई, ये भाई जब दिल्ली पुलिस का मैंने एग्जाम दिया था, आई थिंक वो प्री में भी पूछा गया था, ये याक्सी नदी, हाँ यही था साइन। समझ, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी नदी है। और उसके आइलैंड की बात करते हैं मेरे भाई, अभी बात करते हैं। देखो जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का नाम है, जिसमें कि होसु, क्योसु, शिकोकू और ये हकाइदो। देखो भाई क्या था, हकाइदो पता नहीं क्या क्या था इनका, तो ये याद रखना। अभी एक इनका जापान का आइलैंड दिखाता हूँ, कौन सा, क्यूसू है ना, क्यूसू, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जापान में अर्थशास्त्र का आधुनिकरण कैसे आया, मैंने ये सारी चीजें आपके लिए लाइन बाय लाइन इसलिए रखा कि अगर कोई भी क्वेश्चन का कीवर्ड फंस जाए आप आंसर लपेट दो वहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण, जापान के प्रमुख द्वीपें, जापान की नदियाँ, जापान की मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, इसलिए ये सारे टर्म को अलग अलग रखा है। समझ रहे हो बात तो मेरे शेरों। तो ये पॉइंट था सबसे पहला पॉइंट।
जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। देखो, जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। यहाँ पर तेजी से रेल लाइन का विकास किया गया। जब भी तो देख लो, बुलेट लाइन सबसे ज़्यादा वहीं से लाया गया था, फिर चाइना ने कॉपी किया। वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग हुआ, मजदूरों की प्रशिक्षण किया गया और आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं को शुरुआत की गई। उनको पता था कि जब बैंकिंग सेक्टर आएगा तो कोई भी देश बहुत जल्दी से डेवलप करेगा। ये जापान के अर्थव्यवस्था को फास्ट मूव करने का नीति था। आराम से बनाकर लिख दोगे? अरे लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, ये जो था आपके पास, ये जापान का एक ये आइलैंड था, क्या होता है? क्यूशू। क्या था? क्यूशू। ये था होन्शू, ये था आपका होकाइडो, ये आपका शिकोकू। याद रखो, ये ऊपर आपका क्या हो गया? होकाइडो हो गया। नीचे ये वाला, नीचे वाला आइलैंड कौन सा हो गया? शिकोकू हो गया। जो इस सबसे पहला था ये क्यूशू हो गया, और बीच वाला जो आइलैंड था ये आपका होन्शू हो गया। अब देखो ये भाई होन्शू रिवर कैसा था? ये आपके इनके क्या थे? आइलैंड थे। देख रहे हो कैसा ग्रीनरी भरा था पूरे जापान में। इसीलिए आज भी जापान का डंका बोलता है। चाइना वाला छोटी आंख वाला कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जापान जापान है मेरे भाई। समझ रहे हो? चाइना, रशिया कोई बोल पाएगा क्या? इनको अपनी औकात याद दिला देते हैं 1894, 95, 1905, 1910 का। समझ रहे हो बात को? इसीलिए ये आइलैंड सोचो कितने सक्षम है ये सारे। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ तक तो हो जाता है, आपको ये सारा पॉइंट हो गया। बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेर शेरियों, आप लोग यहाँ तक बने रहे। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप तक यहाँ तक बने हुए हो। तो सबसे पहले ये जो जापान है, जापान यहाँ पे क्या था भाई? चलो जापान, यहाँ पे भारत के संविधान में हमने इससे राइट टू लाइफ लिया है। क्या लिया है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 21A में क्या लिया भाई? हमने इससे राइट टू लाइफ लिया। ये पॉइंट याद रखना, किससे? जापान से। ये भी पॉइंट मैंने पॉलिटी में डिस्कस की थी। चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं। जो भी मेरे भाई आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी हो, ये टॉपिक जरूर करना। मैंने सारी चीज़ बता दिया। ब्लूप्रिंट वाली वीडियोस जरूर देखना यार। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली यार लाइव क्लास में भी MCQ हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हो MCQ बेस्ट टू बेस्ट 21 MCQ पर सेट, तो मेरे भाई आप सभी का कमेंट होना चाहिए। और भाई इस वीडियो को प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी एनर्जी के साथ दोबारा मिलते दूसरे वीडियो में। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।